हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पे जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तो कुमारगुप्त के अभिलेख बता रहा था, वहाँ पे क्लास रुक गई थी ऑटोमेटिकली, मैंने ध्यान नहीं दिया था कुमारगुप्त के अभिलेख पर। तुम लोग वापस शुरुआत करते हैं कुमारगुप्त के अभिलेख से। वो क्लास नंबर 1 अपलोड कर दी मैंने, क्लास नंबर 2 हो जाएगी आपकी। तो कुमारगुप्त के अभिलेख आपको पता है, तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख आपको कुमारगुप्त के मिलते हैं। यहाँ से एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि भैया कुमारगुप्त को या स्कंदगुप्त को कहाँ पे क्या कहा गया है, किस अभिलेख में क्या टाइटल दिया गया है, ठीक है ना, वो पूछता है आपको। तो एक आपको मिलता है विल्सण अभिलेख। कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश के अटैली से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको जो मिलती है सबसे पहली, कुमारगुप्त तक की गुप्त शासकों की वंशावली बनती है। क्या? कुमारगुप्त की गुप्त शासकों तक वंशावली आपको यहाँ पे मिलती है। इसी अभिलेख में आपको मिलती है कि ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने स्वामिनी महासन को एक क्या मंदिर एवं धार्मिक संस्था का उल्लेख मिलता है, दान में दिया था, या मंदिर के लिए और एक धार्मिक संस्थान का निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसके लिए? स्वामी महासन के लिए, ठीक है ना। यार बिल्सन अभिलेख में क्या कुमारगुप्त को चारों समुद्र का विजेता कहा गया है। क्योर ऑफ द फोर सीज कहा गया है किसको? कुमारगुप्त को। पता नहीं कौन से 4 समुद्र इनके पास है भाई साहब, पता ही नहीं है, अपनी दुनिया में जिए जा रहे हैं। मथुरा अभिलेख की बात करते हैं तो मथुरा अभिलेख में क्या कुमारगुप्त के शासनकालीन धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, धार्मिक गतिविधियों की। सांची अभिलेख की बात करते हैं, सांची अभिलेख में याद रखना, सांची अभिलेख हरि स्वामी नामक महिला द्वारा सांची के आर्य संघ को धन दान दिए जाने की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख बौद्ध संघों को दिए जाने वाले दान की जानकारी देता है। यार कौन सा आपका? सांची अभिलेख। सांची अभिलेख किसकी? हरि स्वामी। ये नाम है ना, हरि स्वामी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका ध्रुव शर्मा हो गया। ये दोनों स्वामी महासेन, हरि स्वामी, ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। उदयगिरी गुहा लेख की बात करो, उदयगिरी, तो इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित किए जाने का साक्ष्य मिलता है। आपको पता है उदयगिरी की गुफाओं में जैन प्रतिमा आपको मिलती है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा फेमस वहां पे। यह अभिलेख गुप्त काल में जैन धर्म की धार्मिक स्थिति और धार्मिक सहिष्णुता का महत्व बताता है। तो मैं अभिलेख वर्तमान मध्य प्रदेश में है, तो मैं अभिलेख वर्तमान मध्य प्रदेश में बताओ कहाँ पे, किस जिले में है। तो यहाँ पे आपको पता है कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर कहा गया है। क्या? शरतकालीन सूर कहा गया। बताओ एमपी के किस जिले में? पढ़ा चुका हूं मैं आपके लिए, तो मैं किस जिले में? यह अभिलेख गुप्तों के मध्य भारत पर, अब मध्य भारत आगे अब तो और बता दोगे आप लोग, राजनीतिक अधिकार का महत्वपूर्ण स्रोत है। गढ़वाल के शिलालेख की बात करूं तो गढ़वा, गढ़वा आपका यूपी के प्रयागराज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं कुमारगुप्त के। इन अभिलेखों पर एक दानग्रह को, इन अभिलेखों में क्या एक दानग्रह के को क्रमशः 10 और 12 दिनार दिए जाने का उल्लेख है। वही अभिलेख गुप्तकालीन दान व्यवस्था और मुद्रा प्रचलन की जानकारी देते हैं। दान तो दे ही रहे, साथ में दिनार आपकी मुद्रा व्यवस्था हो गई। मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का 10पुर में। मंदसौर कहाँ पे? 10पुर में। एक प्रशस्ति अभिलेख है, रचना वत्सवट्टी ने की थी। वत्सवट्टी संस्कृत का प्रकांड विद्वान और कवि था। अभिलेख में कुमारगुप्त के अधीनस्थ शासक बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो 10पुर क्षेत्र पर शासन करता था। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी है। सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, और सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख श्रेय संगठन, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, फर्स्ट मार्केटिंग व्यवस्था की जानकारी देता है, एडवर्टाइजमेंट की व्यवस्था देता है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मंदसौर अभिलेख 2 मिलेंगे आपको, एक कुमारगुप्त का मिलेगा, एक आपको यशु वर्मा का मिलेगा। कर्म दंडाभिलेख, कर्म दंडाभिलेख आपको यूपी के अयोध्या में मिलेगा, यूपी के अयोध्या में मिलेगा। अभिलेख एक शिवलिंग के अधोभाग पर उत्कीर्ण है। कर्म दंडाभिलेख आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख कुमारगुप्त का जो शिवलिंग पर उत्कीर्ण है, कौन सा बेटा? कर्म दंडाभिलेख। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में। ये एक इस शिवलिंग की स्थापना कुमारगुप्त के अधिकारी पृथ्वीसेन द्वारा कराई गई थी, ठीक है ना। अभिलेख क्या बेटा? शैव धर्म के महत्वपूर्ण विकास पर काम करता है। मानकोर अभिलेख वर्तमान प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज में। बुद्ध की प्रतिमा के निचले भाग पर है मनकुंवर। यह प्रतिमा, इसकी स्थापना बुद्धमित नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा कराई गई थी। एक गुप्त काल में बौद्ध धर्म के निरंतर उपस्थिति के साक्ष्य देता है। एक हमने ऊपर सांची अभिलेख देख रहा था, एक आपका मनकुंवर अभिलेख हो गया। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख बहुत ज्यादा आपसे पूछा गया है। दामोदर ताम्रपत्र अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि इससे आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त के टाइम की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। दामोदर वर्तमान बांग्लादेश के दिजनापुर से मिलता है। दामोदरपुर जो आपको ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिलता है? बांग्लादेश के दिजनापुर से मिलता है। इस अभिलेख में प्रशासन विभाजन की जानकारी मिलती है। नंबर 1 भुक्ति की जानकारी मिलेगी। आपको पता है प्रशासन के विभाजन भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम में किया गया था। क्या? भुक्ति आपकी सबसे बड़ी इकाई हो जाती है, विषय आपका हो जाएगा जिला, विधि आपके मंडल हो जाएंगे, और ग्राम आपका स्थानीय इकाई हो जाएगी। लिखा है देखो, भुक्ति गुप्त प्रशासन की प्रांतीय इकाई थी। इसके प्रशासक को ऊपर क्या? ऊपर एक महाराज कहा जाता था। भुक्ति का जो महान होता था आपका प्रशासक होता था, उसको क्या ऊपर कहा जाता था।
विजय जिले के समान था। इसके प्रशासक को विजयपति, और विजयपति की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परामर्श निकाय, कितना बेटा 4 सदस्यीय परामर्श निकाय का उल्लेख मिलता है कहाँ पे, दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख में, ठीक है ना। सामान्यतः स्थानीय आर्थिक और प्रशासनिक वर्गों के प्रतिनिधि मिलते हैं। इसमें नगर सृष्टि, सार्थवाय, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ होते हैं, इसमें जो 4 सदस्यीय आपकी निकाय होती है परामर्श, किसके लिए, विषयपति के लिए। भूमि क्रय विक्रय की जानकारी मिलती है, दामोदर ताम्रपत्र में भूमि क्रय विक्रय की जानकारी मिलती है। भूमि खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को प्रशासन के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद भूमि के स्वामित्व और अभिलेखों की जांच होती थी। इस कार्य में पुस्तपाल, और पुस्तकालय नहीं लिखा है, पुस्तपाल लिखा है, रिकॉर्ड कीपर लिखा हुआ है। पुस्तपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, आपसे पूछ सकता है पुस्तपाल कौन था, तो जैसे आज का पटवारी होता है वैसे उस टाइम पे पुस्तपाल होता है, आपको लेखा जोखा रखना है भूमियों का। जांच व निर्धारण मूल्य के भुगतान के बाद, जांच व निर्धारित मूल्य के भुगतान के बाद भूमि हस्तांतरण की जाती थी। दामोदर ताम्रपत्र लेख से यह भी मिलता है कि राजकीय भूमि का क्रय किया जा सकता था। इस पर दामोदर ताम्रपत्र क्या, गुप्त काल की प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, भूमि व्यवस्था और अभिलेखीय प्रशासन की जानकारी देता है। कौन, दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पे बेटा आपका, बंगाल के दिजनापुर में। आगे आते हैं हम लोग स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त कौन आते बेटा, स्कंदगुप्त पे आते हैं, अपन लोग स्कंदगुप्त अंकल पर, ठीक है ना। ये अंकल आंटी वाली बात में बोलना, अंकल स्कंदगुप्त, रोमिलर थापरा आंटी ये फ्रेंड हो जाती थी मेरी। स्कंदगुप्त की बात करते हैं भाई, गुप्त वंश का अंतिम और शक्तिशाली, अंतिम नहीं होता, अंतिम शक्तिशाली शासकों में आता है, ठीक है ना। शासनकाल में गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हुड़ आक्रमण आपके शुरू हो जाएंगे, हुड़ आक्रमण आपके शुरू हो जाएंगे। तो आप ना स्कंदगुप्त में हुड़ों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था, यही आपसे पूछा गया भैया गुप्त शासक, कौन से गुप्त शासक के समय पर हुड़ों का आक्रमण आरंभ होता है, स्कंदगुप्त के समय पर होता है। स्कंदगुप्त इन विदेशी आक्रमणों को रोकने और हुड़ों को पराजित करने में सफल होता है। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को मलेच्छ पर विजय प्राप्त जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा मलेच्छों पर विजय प्राप्त करने का गुणगान किया गया। तो कहाँ पे, जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है ना। ये मलेच्छ किसको बोलते हैं, हुड़ों को बोलते हैं। चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा में, गर्भ परिप्रेक्षा नामक बौद्ध ग्रंथ में महेंद्र सेन के पुत्र द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करने का साहित्य उल्लेख मिलता है। महेंद्र सेन की पहचान कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य से की जाती है। महेंद्र सेन की पहचान कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य से की जाती है। अतः इतिहासकारों ने जूनागढ़ अभिलेख के मलेच्छ तथा चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा के विदेशी आक्रमणकारी संभवतः और थे, कौन थे, हुड़ थे, हुड़, ठीक है ना। स्कंदगुप्त की उपाधियों की बात करूं तो स्कंदगुप्त की प्रमुख उपाधि सक्रादित्य मानी जाती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा के संगाराम के निर्माण और संरक्षण से जुड़े शासकों में सक्रादित्य का उल्लेख किया है। सक्रादित्य की पहचान स्कंदगुप्त से की जाने की मानी जाती है। स्कंदगुप्त ने नालंदा में संगाराम को सहायता अथवा संरक्षण प्राप्त किया था। संगाराम बिहार मान लो, ठीक है ना, संग्राम बिहार के निर्माण में सहायता दी थी। लगभग 466 ईस्वी की बात है कि स्कंदगुप्त द्वारा चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा पर अभिलेख भी है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंध माना जाता है, ठीक है ना। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का अभिलेख भी स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड से संबंध माना जाता है। अब आते हैं स्कंदगुप्त के अभिलेख। तो स्कंदगुप्त के अभिलेख भी बहुत सारे मिलते हैं आपको, जैसे आपको कुमारगुप्त के 18 अभिलेख मिलते हैं, इसमें 8 से 10 अभिलेख को मिल जाती है, अभिलेख लगभग मिलते हैं, ठीक है ना। जहां पर उसके सैन्य अभियान, प्रशासन, धार्मिक और सार्वजनिक निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। जैसे जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंदगुप्त का अभिलेख, अब डेट क्या दी मतलब नहीं आपको इसको, ये पता है, एक एग्जाम में राजस्थान पीएससी वहां पे डेट पूछी जाती है। एमपी में एक डेट कम पूछी जाती है, गुप्त संवत कौन सी दी गई है। अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा मलेच्छों पर विजय प्राप्त का उल्लेख मिलता है, क्या, और पर्णदत्त की नियुक्ति की जानकारी इसी से मिलती है। स्कंदगुप्त ने क्या, सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना गोप्ता या अधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है, प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया था। यह अभिलेख स्कंदगुप्त की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का उल्लेख करता है। इसी में आपको सुदर्शन जिले की जानकारी मिलती है कि पर्णदत्त के पुत्र एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने सुदर्शन जिले की टूटे हुए बांध का निर्माण कराया था। अभिलेख के अनुसार अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन जिले का बांध टूट गया था। चक्रपालित ने क्या किया था, बांध का पुनर्निर्माण कराया था। यह अभिलेख गुप्तकालीन लोक कल्याणकारी कार्यों की और जल प्रबंधन की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त काले गणना विधाय लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि समय गुप्त संवत की बात करता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख कहाँ से, गाजीपुर जिले से मिलता है, महत्वपूर्ण है। भीतरी नामक स्थान से मिलता है, गाजीपुर में सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से मिलता है। स्कंदगुप्त ने राजनीतिक और सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। स्कंदगुप्त ने पुष्य मित्रों के साथ संघर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है।
अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्रों के आक्रमण और विद्रोह के कारण क्या हुआ था, गुप्त वंश की राजनीतिक संकट में आ गई थी। स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित करके उनकी वंश की शक्ति को समाप्त किया और फिर से अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। अभिलेख में विदेशी शत्रुओं के साथ संघर्ष का भी संकेत मिलता है, जिसे होड़ आक्रमण से जोड़ा जाता है। भीतरी स्तंभ भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती हैं। उत्तराधिकार संघर्ष और सैन्य उपलब्धियों की जानकारी भी इससे मिलती है। कौम स्तंभ अभिलेख। तो कौम स्तंभ अभिलेख आपका गोरखपुर से मिलता है, यूपी के गोरखपुर से। कहां से? कौम नामक स्थान पर। अभिलेख से ज्ञात होता है कि मद्र नामक 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण एवं स्थापना किया। मद्र नामक व्यक्ति ने गोरखपुर में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण कराया था। यह अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम पे जैन धर्म की स्थिति और धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देता है। इंदौर स्तंभ अभिलेख। तो इंदौर स्तंभ पिलर, इंदौर मध्य प्रदेश नगर इंदौर नहीं बल्कि यूपी का बुलंदशहर है। ये आपसे पूछा गया था अभी, मैं भी इसमें डाउट में आया था, मैं गलत करके कहीं पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने गलत किया था। ये इंदौर स्तंभ लेख आपका एमपी का इंदौर नहीं है बल्कि यूपी का बुलंदशहर है, याद रखना। यूपी के बुलंदशहर क्षेत्र का प्राचीन स्थान है। इसमें सूर्य पूजा तथा सूर्य मंदिर के नियमित रूप से दीपक जलाने एवं दान देने का उल्लेख मिलता है। इसमें तैलिक श्रेणी, अब इसमें वहां पर क्या थी आपकी रेशम मंगल श्रेणी थी, यहाँ पे तैलिक श्रेणी ऑयल प्रेशर की बात करते हैं। के पास धन जमा करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके ब्याज से सूर्य मंदिर में दीपक जलते थे। यह अभिलेख गुप्त श्रेणी व्यवस्था, अक्षय निधि व्यवस्था और धार्मिक दान की आपको जानकारी देता है। कौन? इंदौर स्तंभ अभिलेख। मैं इसको चाहूंगा आपको ग्रुप पे भेजो स्क्रीनशॉट लेके। बात करते हैं सूपिया अभिलेख की। सूपिया अभिलेख की, तो सूपिया अभिलेख आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मिलता है, सूपिया नामक स्थान से मिलता है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली घटोत्कच के समय से दी जाती है। मतलब इससे पता चलता है अपन को कि घटोत्कच से गुप्त शासकों की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा बताओ, वो कौन से 3 अभिलेख है जहाँ पे शुरुआत श्री गुप्त से की गई है? वो कौन से 2 अभिलेख हैं जहां पर आपकी गुप्त वंशावली घटोत्कच से शुरू की जाती है? घटोत्कच से शुरू की जाती है। अगर देखो आपको याद करना हो ना, भले आपको 3 नाम याद ना हो कि बेलसड़ का अभिलेख है और कोई अभिलेख है, आपको ये 2 नाम याद कर लो। 2 में ऐसी जानकारी मिलती है जहां से आपको गुप्त वंश की जानकारी आपको घटोत्कच से मिलती है। एक तो आपका क्या हो गया, सूफिया अभिलेख हो गया, रीवा का सूफिया अभिलेख हो गया। एक आपका पूना का ताम्रपत्र, प्रभावती गुप्त का पूना का ताम्रलेख आपका हो जाता है। वहां इन दोनों में आपको जानकारी मिलती है कि भैया गुप्त वंशावली कहाँ से, घटोत्कच से शुरू होती है, ना कि श्रीगुप्त से। बल्कि आपका बकाया आपका बेलचड़ अभिलेख हो गया, प्राग स्तंभ लेख हो गया, वहां पे आपको गुप्तों की जानकारी कहाँ से बेटा, किसके शासनकाल से? श्रीगुप्त से ही शुरू होती है। ठीक है ना, पहली क्लास में देखा था हमने। इस अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। गुप्त वंश की प्रारंभिक वंश परंपरा के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। गढ़वा शिलालेख, तो गढ़वा शिलालेख कहाँ पे? प्रयागराज में है, गढ़वा स्थान पर है। स्कंदगुप्त की शासनकाल में अंतिम तृतीय आलेख माना जाता है। इसके आधार पर इसका शासनकाल 467 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है ना। स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन सा शासक आते हैं बेटा? तो इसकी मृत्यु के बाद शक्ति धीमे धीमे कमजोर हो गई है, उत्तराधिकारी संघर्ष होते हैं, सामंती शक्तियों का अदा होता है। अब सामंत क्या होता है बेटा, आप आपको बता दूं, हम लोग भुक्ति पढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट अभी बता दूं, बाद में आपको पढ़ना है। हम लोग भुक्ति पढ़ रहे हैं। देखो पहले क्या था आपका, मौर्य काल में क्या था, एक बड़ा साम्राज्य मान लो, क्या एक बड़ा साम्राज्य, राजा है, एक बहुत विशाल क्षेत्र पे राज्य कर रहे हैं। तो क्या करते थे, अपने गवर्नर नियुक्त करते थे, और मोस्टली गवर्नर जो होते आते आपके केंद्र सरकार के होते थे। वो इस चीज से राजस्व वसूलते थे, केंद्र को देते थे और यहाँ की देखरेख करते थे। कहीं ना कहीं फिलहाल में भुक्ति जब आ रही है आपकी इस काल में, तो भुक्ति में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपकी हो रही है। प्रांत है यहाँ पे, प्रांतों में आपके जो प्रांतपति नियुक्त किए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, देखरेख, डेवलपमेंट देख रहे हैं, और साथ में किसके प्रति, केंद्र के प्रति क्या है बेटा, समर्पित हैं। लेकिन जो पहले केंद्रीकृत शासन था उतनी मजबूत केंद्रीकृत पकड़ अब नहीं रह जाती है इस टाइम पे। कब? गुप्त उत्तर टाइम पे या गुप्त काल पे। जैसे ही केंद्रीय शासन कमजोर होता है, आपको देखोगे कि सामंती व्यवस्था का उदय हो जाता है। क्या होता है? सामंती व्यवस्था का उदय हो जाता है, अपने आप में क्या बन जाते हैं, स्वतंत्र शासक बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने देखा था कि जो राजा है, केंद्रीय राजा, वो अपने को विशेष दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्कंदगुप्त की बात करते हैं आगे देखो। तो भारतीय गुप्त शासकों का सामान्य क्रम पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बलादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त को अंतिम शासकों में माना जाता है, याद रखना। दूसरा आपको क्या रखना है, दूसरा आपको क्या रखना है बेटा, भानुगुप्त।
भानुगुप्त क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता है भानुगुप्त का सती प्रताप अभिलेख मिलता है, कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख, क्या भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिलता है कि सती प्रथा से संबंधित है, क्या आपका क्या सती प्रथा से संबंधित है। तो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज थोड़ा आक्रमण के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसकी पति पत्नी क्या बनती है, और सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख की साक्ष्य, पहला लिखित अभिलेख की ग्रंथि बोला, मैं अभिलेख की साक्ष्य बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखा है, आप लिखा है भानुगुप्त और अहम होना शुरू हो जाता है। आ गया, ठीक है ना। तो भानुगुप्त की बात कर रहा था, इनका एक एरन अभिलेख आपको मिलता है, कहाँ से? मध्य प्रदेश के सागर जैसे मिलता है, ठीक है ना। भानुगुप्त का समय 510 ईस्वी का माना जाता है, इस बात का रखना। भानुगुप्त के साथ उसके अधीन उसका सेनापति था गोपराज, जो कि एक वीर योद्धा था। फड़ों के आक्रमण में भाई साहब क्या करते, भाग लेते, आप लिखा तो गोपराज माधव नामक व्यक्ति का पुत्र था। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती होती है, और सती पिता का प्रथम अभिलेख है, मैंने बोला अभिलेख, साहित्य नहीं बोला अभिलेख बोलो, अभिलेखी साक्ष्य सती पिता का यहाँ पे मिलता है, आपको तिथि युक्त मिलता है, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बात का 510 ईस्वी। अब आते होड़ शासक, जो होड़ आक्रांता है, होड़ शासक वो देखते हम लोग। गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रमुख कारणों में होड़ों का आक्रमण माना जाता है। होड़ आक्रमण मध्य एशिया से, होड़ कौन थे? मध्य एशिया से आने वाले शक्तिशाली विदेशी शक्तियां थी, जो कि 5वीं 6वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत और मध्यवर्ती क्षेत्रों में आक्रमण किए। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति, सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों को कमजोर कर दिया था। सुंगयोंग, चीनी यात्री सुंगयोंग अपने समकालीन और शासकों के विवरण की जानकारी देता है। उसने उसके अनुसार होड़ों का शासन वंश लगभग 2 पीढ़ियों से गांधार क्षेत्र पर शासन कर रहा था, गांधार क्षेत्र पर शासन कर रहा था। सुंगयोंग के विवरण के अनुसार होड़ों का प्रारंभिक शासक कौन था? तिगिन था, जो कि गंगार क्षेत्र पर शासन कर रहा। कौन? तिगिन महोदय। तोरमाण कौन था? तोरमाण अपने आप में प्रथम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना था होड़ों में। वह होड़ों का पहला शासक था जिसने क्या किया था? उत्तर पश्चिम भारत से बढ़कर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। एरन अभिलेख में तोरमाण की जानकारी मिलती है। धन्य विष्णु की एरन अभिलेख में तोरमाण का उल्लेख मिलता है। धन्य विष्णु, यहाँ पे मैंने किसकी बात नहीं की अभी? भानुगुप्त की बात नहीं, धन्य विष्णु की बात की है। यह अभिलेख उसे महाराज धीराज तोरमाण कहा जाता है। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में क्या? तोरमाण को महाराज धीराज तोरमाण कहा गया है। यह अभिलेख मध्य भारत पर तोरमाण के राजनीतिक अधिकार की जानकारी देता है। तोरमाण के सिक्के आकार में छोटे थे। तांबे के सिक्के पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए। ये सिक्के भारत में होड़ों की राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव की जानकारी देते हैं। कोवल्यमाला में तोरमाण, तो जैन ग्रंथ कोवल्यमाला में तोरमाण नामक शासक को उल्लेख मिलता है। ग्रंथ के अनुसार तोरमाण ने चंद्रभागा नदी पर, चंद्रभागा आपकी चंबल और चेनाब मानी जाती है, उसका जो का संयुक्त है उसको चंद्रभागा बोलते हैं, के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन किया था। और कोवलमाला में तोरमाण के गुरु का नाम हरिगुप्त बताया गया। ये आपको क्या रखना है? ये तोरमाण के गुरु का नाम क्या था? तोरमाण के गुरु का नाम हरिगुप्त था। जानकारी कहां से मिलती है? जैन ग्रंथ कोवलयमाला से मिलती है। अच्छा आप बताओ कोवलयमाला किसकी रचना है? मेरकुल की बात करते हैं। तोरमाण के बाद उसका पुत्र मेरकुल शासक बनता है। गुप्त साम्राज्य की बढ़ती दुर्बलता का लाभ उठाकर मेरकुल ने भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर सैन्य आक्रमण किए। मेरकुल की जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है और चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलती है। देखो सुंगयान से हमें तेंजिंग की जानकारी मिलती है, तिगिन की सुंगयान के अभिलेख से हमें तिगिन की जानकारी मिलती है, और ह्वेनसांग से हमें मेरकुल की जानकारी मिलती है। इस बात को आपको रखना है। बात करते हैं ग्वालियर प्रशस्ति की, तो ग्वालियर प्रशस्ति मेरकुल के शासन का महत्वपूर्ण अभिलेख है। मध्य भारत में मेरकुल की राजनीतिक प्रभाव बताती है। मेरकुल शैव धर्म का अनुयायी था। ग्वालियर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। यशु बर्मन मेरकुल की पढ़ाई करते हैं। मंदसौर, मैं बोल रहा हूँ यशु बर्मन आपका क्षेत्रीय शासक। तो यशु बर्मन मंदसौर से प्राप्त मंदसौर स्तंभ अभिलेख के अनुसार 532 में
मालवा के शासक यशोवर्मन ने मेहर कुल को पराजित किया था। पूछा गया है किस शासक ने होड़ों को पराजित किया था, तो यशोवर्मन ने। अभिलेख में उल्लेख है कि मेहरकुल जैसे शक्तिशाली शासक को भी यशोवर्मन के सामने सिर झुकाना पड़ा। मेहरकुल की इस पराजय से मध्य भारत में होड़ों की राजनीतिक शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। नरसिंह बलादित्य और मेहरकुल। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बलादित्य ने मेहरकुल को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। बलादित्य मेहरकुल को मृत्यु देना चाहता था, परंतु अपनी माता के अनुरोध पर मेहरकुल ने क्या कर दिया, उसको मेहरकुल को मुक्त कर दिया। किसने? नरसिंह गुप्त बलादित्य। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी में घटनाक्रम के रूप में कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसने मेहरकुल को बंदी बनाने के बाद भी स्वतंत्र छोड़ दिया था? कौन? नरसिंह गुप्त बलादित्य। क्यों? अपनी माँ के कहने पर। इसके बाद मेहरकुल ने उत्तर पश्चिम की ओर चला गया और कश्मीर क्षेत्र में अपनी शक्ति को स्थापित किया। कौन? मेहरकुल ने। ठीक है ना। नरसिंह गुप्त बलादित्य की बात करते हैं तो उत्तर गुप्तकालीन शासकों में महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने चीनी बौद्ध परंपराओं और यात्री को संरक्षण दिया। इस प्रकार यशोवर्मन और नरसिंह गुप्त बलादित्य की सफलताओं ने भारत में होड़ों की शक्ति को कमजोर किया था। यशोवर्मन कहाँ का बेटा? मालवा शासक है। यशोवर्मन मालवा के शासक है। किसको हराया था? मेहरकुल को हराया था। जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और नरसिंह गुप्त बलादित्य ने भी क्या किया था? मेहरकुल को हराया था। अब आते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। मैंने बोला था कि गुप्त काल के अभिलेखों से भयंकर वाले प्रश्न आते हैं, और कौन सा अभिलेख किससे संबंधित वो आपसे पूछते हैं। तो गुप्त काल में को 50 से अधिक अभिलेख मिलते हैं। गुप्त वंश में प्रथम 3 शासकों श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त, इनके स्वतंत्र कार्य संबंध कोई भी निश्चित अभिलेख प्राप्त नहीं। श्रीगुप्त का नहीं मिला है, घटोत्कच का नहीं मिला है, चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं मिला है। हालांकि इनका महरौली अभिलेख मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का होता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्तकालीन अभिलेख में जो भाषा थी संस्कृत थी और लिपि थी ब्राह्मी थी। 7 वाहनों की भाषा क्या थी बेटा? प्राकृत थी, ब्राह्मी लिपि थी। इस अभिलेख में इन अभिलेखों से क्या गुप्तकाल की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, भूमिदान की जानकारी मिलती है। प्रशासन और भूमिदान की जानकारी कहाँ से मिलती है? दामोदर ताम्रपत्र लेख से मिलती है। किसका? कुमारगुप्त का था। याद है कि नहीं याद है? अब समुद्रगुप्त के आपको कौन कौन से अभिलेख मिलेंगे? देखो मैंने क्या बोला, श्रीगुप्त का आपको नहीं मिलेगा, श्रीगुप्त का नहीं मिल रहा है, घटोत्कच का नहीं मिल रहा है, और आपका चंद्रगुप्त प्रथम का कोई अभिलेख नहीं मिल रहा है गुप्त काल में। ठीक है ना। लेकिन इनके नाम आपको मिलेंगे वंशावली के रूप में। ठीक है ना। आपका सूपी अभिलेख और आपका पूना ताम्र अभिलेख प्रभाती गुप्त का। यहाँ से आपको घटोत्कच से वंशावली शुरू होती है, बकाया अधिकांश से आपकी श्रीगुप्त से होती है। देखो आप लिखा है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, त्याग प्रशस्ति, नालंदा प्रशस्ति, गया प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को जो एरन है ना, एरन इसका भोग स्थल के रूप में जाना जाता है। भोग स्थल के रूप में माना जाता है। जब भी छुट्टी लेता भाई साहब यहीं पे घूमने आते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी का प्रथम गुहालेख, द्वितीय गुहालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, सांची शिलालेख, महरौली स्तंभ। कुमारगुप्त में आपको बहुत सारे मिलेंगे, देखो पढ़ा था पढ़ने। गढ़वा द्वितीय शिलालेख, बिलसड़ अभिलेख, गढ़वाल तृतीय, उदयगिरी, धनदय, तुमैन, मथुरा जैन मूर्ति, मंदसौर शिलालेख, करमर्दा, कुलाई बुराई, दामोदर प्रथम द्वितीय, मानकुंवर बुद्ध मूर्ति लेख और बाईग्राम लेख आपको मिलता है। स्कंदगुप्त में आपको जूनागढ़ प्रशस्ति, शोपिया, भीतरी, इंदौर और सारनाथ। पूर्वगुप्त में आपको बिहार, पहाड़पुर, राजघाट। बुद्धगुप्त में सारनाथ, दामोदर, एरन स्तंभ, दामोदर चतुर्थ और चतुर्थ ताम्रलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, विष्णुगुप्त का पंचम दामोदर लेख और वैन्यगुप्त का टोपरा। अब दामोदर के सबके मिल रहा है, एक का नहीं, दामोदर सबका मिल रहा है। जल्दी से ऊपर से एक और अभिलेख पढ़ो जल्दी से। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीमे धीमे पढ़ो इनको जल्दी से। शाम के समय गर्मी बहुत हो जाती है, उमस होती है बहुत ज्यादा। पढ़ो इनको जल्दी से, पूरे अभिलेख पढ़ो। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ। पढ़े आपने? चलो स्क्रॉल करो पूरा नीचे तक। हो गया? चलो जो मेन है यहाँ पे लिखिए मैंने कि प्रयाग प्रशस्ति किससे बेटा? समुद्रगुप्त की विजय अभियान से दिग्विजय संबंधित है। रचयिता हरिश्चंद्र है। महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से है, चंद्र का नाम मिलता है। मंदसौर अभिलेख वत्सवट्टी का रेशम की जानकारी देता है। दामोदर ताम्रपत्र लेख से गुप्त प्रशासन, भूमि क्रय की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ में आपको इसका मलेच की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के लिए पर्णदत्त की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख में इसके सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से आपको सती पिता के साक्ष्य मिलते हैं। अब आ जाओ गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। क्या? गुप्तकालीन शासन प्रशासन व्यवस्था। बेटा गुप्तकाल की शासन और प्रशासन व्यवस्था आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण गुप्तकाल की
शासन और प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना। ये नोट्स सच में बहुत शानदार बने हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं। एमपी की लेवल के बहुत अच्छे नोट्स हैं। एमपी से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अपना। चलो, बड़े हम लोग। एक मिनट ना, जो भारतीय सामंत वाला है वो इसी में आता है, अलग से आ रहा है तो इसी का टॉपिक। चलो,